नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, जिसमें सबसे पहले चीन की बात करेंगे, उसके बाद इजराइल और भारत के संबंधों को लेकर, और सबसे बाद में बात करेंगे नेपाल और भारत के बीच जो संबंध चल रहे हैं उनमें जो उठापटक चल रही है या जो तनाव की स्थिति बन रही है इसको लेकर। सबसे पहली बात तो भारत ने अब तक चीन को 3 बड़े झटके दे दिए हैं, जिसकी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है और उसने लद्दाख में अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को तैनात कर दिया है। वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 3 झटके ये थे कि पहले तो भारत ने एफडीआई के मामले में बहुत सख्ती के कदम उठाए, क्योंकि चीन जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में जब इकोनॉमी अपने निचले स्तर पर आ गई है, तो चीन की कोशिश ये है कि उन जगहों पर एफडीआई के माध्यम से ज़्यादातर कंपनियों पर कब्जा कर लिया जाए, जिसके बाद उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या दूसरे जो मामले हैं उनमें चीन का सीधे तौर पर हस्तक्षेप हो जाए। ऐसा ही करने की कोशिश चीन ने भारत में भी की थी, जिसको भारत सरकार ने समय रहते हुए भांप लिया और एफडीआई के नियमों में सख्ती के साथ बदलाव कर दिए गए, जिसका चीन की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी। चीन ने इस पर आपत्ति जताने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के आर्थिक मामलों में वो किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते। भारत जो राष्ट्रीय हित में होगा वही करेगा। दूसरे नंबर पर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन को एक तगड़ा झटका दिया। अभी तक भारत में चीन से होने वाला आयात बहुत ज्यादा था, उसको लेकर भारत सरकार ने अपने यहाँ पर मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रोत्साहित किया और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चीन से विस्थापित होने वाली कंपनियों को तमाम जो लुभावने ऑफर दिए गए हैं उसको लेकर भी चीन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और चीन को ये लगता है कि जो विदेशी कंपनियां चीन में कारोबार कर रही हैं वो अगर भारत शिफ्ट हो गई तो निश्चित तौर पर चीन का जो निर्यात है वो घट जाएगा। इसके अलावा तीसरा झटका भारत ने दिया चीन को, जब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ लामबंद हो रही है तो भारत भी इसमें शामिल हो गया और इस तरीके से चीन को एक के बाद एक 3 झटके लगने की वजह से चीन तिलमिला गया। उसने लद्दाख के पैगोंग झील के आसपास और गलवान घाटी में जिस तरीके से अपना पूरा का पूरा तैनाती करने की कोशिश की, सेना लगाने की कोशिश की, उसका जवाब भी भारत ने दिया और जिसकी वजह से चीन को अब पता चलता नजर आ रहा है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा जो कि 1962 में था। आज का भारत बहुत ज़्यादा बदल चुका है, भारत की सेना बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और यही बात है कि गलवान में जिस तरीके की स्थिति चीन बनाने की कोशिश कर रहा था उस पर भी भारत ने पूरी तरह से काबू कर लिया है। पहले सेना प्रमुख का दौरा कराया गया और उसके बाद चीन के जितने सैनिक हैं उस हिसाब से भारत ने भी अपने सैनिक लगा दिए, जिसके बाद अब चीन को भी लगता है कि अगर इस तरह को ज़्यादा बढ़ाया गया तो निश्चित तौर पर चीन को मुंह की खानी पड़ेगी और चीन कई मोर्चों पे अब उलझा हुआ है। एक तरफ हांगकांग में प्रदर्शन हो रहे हैं और हांगकांग में स्थिति बन गई है कि कहीं हांगकांग भी अपनी आज़ादी की बात न कर दे। दूसरी तरफ ताइवान, जिस पर चीन अपना दावा जताता आया है, उसकी जो राष्ट्रपति है साई बेन ने उन्होंने भी ये सीधे तौर पर कह दिया है कि वो चीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगी, वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगी। ताइवान एक अलग देश है और वो अलग देश के तौर पर ही अपने रिश्ते दूसरे देशों से बना रही है। और जिस तरीके से साई वेन ने तमाम रक्षा सौदे करने शुरू किए उससे भी चीन को तिलमिलाहट हो रही है। अमेरिका उसको कई सारे हथियार दे रहा है, फ्रांस से भी वो हथियार ले रहे हैं और चीन को ऐसा लगता है कि अगर तनाव ज़्यादा बढ़ाया गया तो भारत भी ताइवान को हथियार बेचने का काम कर देगा। यही वजह है कि इस तनाव को लेकर चीन अब ये कोशिश कर रहा है कि पुरानी स्थितियों को बहाल कर लिया जाए और इसको ज़्यादा न बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते बात करते हैं इजराइल और भारत के संबंधों की। इजराइल और भारत के संबंध में एक आज फिर से एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इजराइल और भारत मिलकर कोरोना वायरस का जो दवाइयां बनने का है उसमें मिलकर काम करेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि जैसा कि पहले खबर आई थी कि इजराइल में कई ऐसे एंटीबॉडी बनाने की खबरें हैं जो कि कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और अगर इनका टीका बना लिया जाता है तो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस के मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी जो डाटा मैनेजमेंट जिसको कहते हैं उसमें भी भारत और इजराइल के संबंध की बेहतरी की बात चल रही है और ये सब हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच, जो कि एक अच्छी जुगलबंदी है, उनके बीच जो बातचीत हुई है उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में ये हो रहा है। और अभी जो बातचीत हुई है उसमें डीआरडीओ और सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसके अधिकारी थे। इसके साथ साथ भारत के कई जो
और बड़े साइंटिस्ट थे वो भी शामिल थे इसमें, राजदूत थे दोनों देशों के। उसके अलावा जो इजराइल के डायरेक्टरेट ऑफ R&D के भी लोग इसमें शामिल थे। तो निश्चित तौर पर ये बड़े स्तर पर बातचीत चल रही है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत में हालांकि कई और स्तरों पर भी कोरोना वायरस का टीका बनाने की काम चल रहा है और उसके साथ साथ भारत इजराइल की मदद से भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। वजह यह है कि भारत चाहता है कि किसी भी हालत में इस कोरोना नाम की जो महामारी है इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके, जिससे भारतीय लोगों को और दुनिया के लोगों को भी भारत इसमें मदद दे सके और इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल में जिस तरीके से आजकल राजनीतिक उठापकड़ चल रही है और उसके चलते हुए नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया था और उस नक्शे में जिस तरीके से नेपाल ने लिपू लेक और लिपिया धुरा उसके अलावा काला पानी को अपने क्षेत्र में दिखाया, इन 3 इलाकों को जब नेपाल अपने इलाकों में दिखाने लगा उसके बाद भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई। उसके बाद नेपाल की तरफ से थोड़ा बहुत एक बयान आया था कि वो इस पर आगे बात करेंगे। बाद में के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका किसी ने लगा दी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद आज एक बयान आया था नेपाल के विदेश मंत्री का और उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा मधुर हैं, हम इसको पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम किसी भी हालत में नक्शे को वापस नहीं लेने वाले हैं। दूसरी तरफ नेपाली प्रधानमंत्री ने एक और बयान दिया। उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने भारत के खिलाफ ये कहने की कोशिश की थी कि जो चीन और इटली से आने वाला कोरोना वायरस है वो भारत से आने वाले कोरोना वायरस उससे ज्यादा खतरनाक है। आज KP शर्मा ओली ने एक और ऐसा ही बयान दे दिया और ये कहा कि नेपाल में जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं वो भारत से आने वालों की वजह से हो रहा है। यानी कि सीधे तौर पर एक तरफ नेपाल की तरफ से संकेत दिया गया कि वो इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल ने ये कहकर फिर से उस स्थिति को उलझाने की कोशिश की है। इससे पहले भारतीय सेना के प्रमुख यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच बहुत समय से मधुर रिश्ते रहे हैं और पता नहीं अब क्या हुआ है कि हमारे बीच के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि किसी के बहकावे में आकर शायद नेपाल ऐसा कर रहा है और इसको लेकर नेपाल के रक्षा मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहने की कोशिश की कि ये जो सेना का बयान है वो ठीक नहीं है। सेना प्रमुख ने गोरखाओं की बेइज्जती की है, गोरखा रेजिमेंट की बेइज्जती की है और हमारी बेइज्जती की है, जबकि सेना प्रमुख ने किसी का नाम नहीं लिया था। सेना प्रमुख ने एक सीधी सी बात की थी जो कि वास्तविकता है, एक सच्चाई है। भारत और नेपाल के जो रिश्ते रहे हैं उस पर किसी भी तरीके का सवाल पहले हालांकि विवाद हुए हैं लेकिन इस तरीके से नहीं उठा था और आज जो स्थिति देखते हुए नजर आ रही है कि नेपाल पूरी तरीके से चीन की गोद में खेलता हुआ नजर आ रहा है, चीन के इशारों पर काम कर रहा है। चीन अपने फायदे के लिए एक तरफ पाकिस्तान को सह देता है और अब चीन को लगता है कि अगर वो नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़काएगा तो शायद वो अच्छी तरीके से भारत को तनाव में लाने की कोशिश में कामयाब हो जाएगा, भारत को दबाव में लाने की कोशिशों में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है और अगर नेपाल इस दिशा में आगे बढ़ता है तब भी नेपाल इसमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो इलाके हैं काली नदी के पश्चिमी हिस्से के और पश्चिमी हिस्सा पूरी तरीके से भारत के हिस्से में आता है, जबकि नेपाल ये चाहता है कि इस हिस्से को वो अपने कब्जे में ले ले जो कि चीन के इशारे पर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नेपाल ने इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक सड़क निर्माण भी शुरू कर दिया है और ये जताने की कोशिश की है कि अब नेपाल भारत पर निर्भर नहीं है। नेपाल की सेना इस सड़क निर्माण का काम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि इस सब के पीछे जो वजह है वो ये है कि नेपाल की राजनीति जिस तरीके से डगमगा रही है और कम्युनिस्टों के समर्थन से वहां जिस तरीके से सरकार चल रही है तो वो अपने जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस सारे के सारे मामले को जिस तरीके से जमीनी राष्ट्रवाद से जोड़कर और अपनी जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उन्हें यह लगता है कि वो भारत के साथ विवाद करेंगे तो इसका एक और फायदा वो ले सकते हैं कि भारत के साथ जब नेगोशिएशन होगा तो दूसरे मामलों में भारत से रियायत ले लेंगे, ज्यादा आर्थिक सहायता ले लेंगे। तो सीधे तौर पर यह विवाद जानबूझकर पैदा किया हुआ है और इसका फायदा सरकार उठा लेना चाहती है। सरकार को यह लगता है कि इस विवाद के माध्यम से लोगों का ध्यान भटका लेंगे और उस वजह से जो KP शर्मा ओली की सरकार पर संकट के बादल भी छाए हुए हैं
उसको भी हटाने में वो कामयाब हो जाएंगे। यानी सीधे तौर पर लिपू लेक काला पानी का जो पूरा मामला है, ये जो नक्शे में तब्दीली का जो मामला है, उसके पीछे जो नेपाली सरकार की मंशा है अब वो स्पष्ट होने लगी है और वो ये चाहते हैं कि विवाद बहुत ज्यादा न आगे बढ़े, लेकिन इस विवाद के माध्यम से वो भारत सरकार को अपने लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद घोषणाएं कराने के लिए भी बस कर दें। लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भारत के हिस्से हैं हम उन्हीं पर सड़क बना रहे हैं और हमारा इस सड़क के बनाने के पीछे जो कारण है वो सामरिक भी है और स्थानीय लोगों की जरूरत को लेकर भी है। तो सीधे तौर पर नेपाल को आपत्ति जताने का इस पर कोई औचित्य नहीं बनता है और अगर नेपाल ऐसा कर रहा है तो उसे समझना चाहिए कि ऐतिहासिक संधियों में भी क्या है और इतिहास की जो बातें हैं उसके हिसाब से भी ये जो पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी 350 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसको नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है, निश्चित तौर पर नेपाल को भी पता है कि इस क्षेत्र को ले लेने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो सीधे तौर पर वो नेगोशिएशन के लिए, बातों को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को अपने पक्ष में कुछ ज्यादा घोषणा कराने के लिए ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।